आज यहाँ लोहरदगा जिला के इस खेल मैदान चेरी कुड़ू में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, अभी पहुंचे बड़े भाई बंधु तिर्की जी, यहां उपस्थित राज्यसभा सांसद बड़े भाई धीरज साहू जी, यहां उपस्थित पूर्व विधायक सुदेव भगत जी, यहां उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा रीना भगत जी और हमारे सचिव वंदना दादेल जी, वरिष्ठ सचिव वंदना दादेल जी, सचिव विनय चौबे जी, उपस्थित यहां जिला के डीसी एसपी साहब, सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज के सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोहरदगा जिले के हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे मानकी मुंडा पहान भाई, पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये योजना हम लोगों ने इससे पहले भी 2 चरण में संपन्न सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोहरदगा जिले के हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे मानकी मुंडा पहान भाई, पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये योजना हम लोगों ने इससे पहले भी 2 चरण में संपन्न किया था। 2021 से ये योजना एक बार 2021 में चला, 2022 में चला, अब ये 2023 में तीसरा चरण का ये कार्यक्रम और तीसरे चरण का कार्यक्रम का तीसरा सभा में मैं आपके बीच आया हूं और जब ये कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, तब मैं व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों में जाकर इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के गतिविधियों के बारे में, इस पर चल रहे कार्यों के बारे में
मैं व्यक्तिगत इसकी जानकारी लेता रहा हूं। पहला चरण का हम लोगों ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार जब चलाया था तो भगवान बिरसा मुंडा ओली आतू के वहां से हम लोगों ने शुरू किया था। इस बार तीसरा चरण का कार्यक्रम हम लोगों ने हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के जन्म स्थल से शुरू किया। और हर दिन हर जिला में, किसी जिला में 4 प्रखंड है तो 4 पंचायत में, किसी जिला में 5 पंचायत में, किसी में 6 पंचायत में, किसी में 2 पंचायत में ये शिविर चल रहा है। आज भी आपके जिला में, सेन्हार में, बदला पंचायत में, लोहरदगा के हिरही पंचायत में और बंदरा के काशी पंचायत में भी ये शिविर चल रहा है। और एक तो हम लोग यहां भी एकत्रित हैं। और आप सब लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब सरकार बनाया था तो सरकार बना भी नहीं था ठीक से। हमारे मंत्रिमंडल, सहयोगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कर ही रहे थे, कोरोना जैसा महामारी हम लोग के बीच में आ गया। 1.5 पौने 2 साल उस महामारी ने हमारा खा लिया। आपको याद होगा वो उन दिनों की बात है जब सरकार का आदेश था कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, कारखाने, उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे लगभग। घर में ताला लगा करके सबको रहना पड़ा। हमारे बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों में मजदूरी करने जाने वाले लोग अलग अलग राज्यों में जाके फंस गए। किसी फैक्ट्री में काम करता था मजदूरी का बेचारा, वो फैक्ट्री बंद हो गया और उनको मजदूरी से हटा दिया गया और कोई उनको रहने के लिए मकान भी नहीं देता था, बल्कि जिसके घर में कोई काम भी करने वाला था उसको भी घर से बाहर कर दिया। बेचारा वो मजदूर, रोजगार करने वाला जाता कहां, पैदल सब लोग चला था। और उस समय आपको याद होगा पूरा देश में त्राहिमाम हो गया। लोग पैदल पैदल अपने, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कहां से अपना घरों की ओर चल पड़ा था। कोई रिक्शा से चल दिया, कोई साइकिल से चल दिया, कोई मोटरसाइकिल से चल दिया। जिसके पास कुछ नहीं है वो पैदल भी चल दिया, महिला पुरुष बच्चे सब। और इतना खतरनाक दिन था, इतना डरावना दिन था, इतना भयावह दिन था कि वैसा भयावह दिन मुझे लगता है कि मानव जीवन में कभी किसी ने नहीं देखा हो। गरीब मजदूर की महिलाएं सड़कों पर बच्चे को जन्म दे रही थी। लोग भूखे प्यासे सड़क में मर जा रहे थे। और इधर ही झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग सबसे अधिक रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में जाते थे, दक्षिण की ओर जाते थे। उत्तर की ओर जाते थे, सभी तरफ जाते थे। और ये खबर रोज अखबारों में, टीवी में, विभिन्न समाचार पत्रों में छपता था।
हम लोगों को बहुत तकलीफ होता था, तो उसमें पहली बार इस देश में हमने पहला कदम उठाया और अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके गांव में भेजने का काम। हम कोरोना ढो के ला रहे थे। एक तो वैसे भी कोरोना सब पर पूरा दुनिया में फैल गया और ऊपर से बाहर के लोगों को हम ढो के ला रहे थे। कई राज्यों में तो ऐसे लोग मरे जैसे जानवर मुर्गी सब मरता है बीमारी में, एक साथ धड़ल्ले से मर जाता था। कई राज्यों में तो इतने लोग मरे कि वहां पर उनको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गई, जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गया। इतना डरावना, इतना भयावह दिन था। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां अस्पताल की व्यवस्था नहीं, जहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, ऐसे स्थिति में भी हमने राज्य में कोई मजदूरों को मरने नहीं दिया। शांति से हम लोगों ने इस महामारी को पार किया। अब 2 साल बीतने के बाद हम लोगों ने आपके बीच में जो हमारी जिम्मेवारी थी, जो हमारे वादे थे, चुनाव के पहले के, उन एक एक वादों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। कई ऐसा आज भी गांव है हमारा इस राज्य में जहां कभी सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं गया होगा। पदाधिकारी तो दूर की बात है, बिजली, पानी, सड़क कुछ गांव की समस्या सरकार तक आई थी। इसका मतलब राज अलग हुए 23 साल हुआ, क्या क्या सरकारों ने, इतनी समस्या, आज 1-1 करोड़ जैसी समस्या हमारे गांव से उठ के आ रहा है, किसी को पता ही नहीं। इसका मतलब पहले कभी कोई ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था, कभी कोई कलेक्ट्रेट काम नहीं करता था, कोई ग्रामीण किसान मजदूर की बात सुनने वाला नहीं था। आज हम पदाधिकारियों को गांव में ले जाकर आपकी समस्याओं को अपने तक लाने का हम काम किया और इस शिविर को सफलतापूर्वक हमारे उन्हीं पदाधिकारियों ने काम किया जो पहले से कार्यरत थे। लेकिन पहले की सरकारों ने पूरी व्यवस्था को सिर्फ अपनी सेवा में लगाया, राज्य की जनता की सेवा में नहीं लगाया। और राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार इसलिए देती है कि वो आपकी सेवा करे, हमारे किसान मजदूरों की बातें सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे। लेकिन इससे पहले कर्मचारियों को आदेश देने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने इस राज्य के कर्मचारियों को, राज्य की जनता की सेवा को छोड़ अपनी सेवा में लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि 1-1 करोड़ गांव की समस्या का दरखास्त हमारे तक पहुंचा। हमने उन दरखास्तों को खंगालना शुरू किया कि कौन सा दरखास्त सबसे अधिक आया, किस तरीके की समस्याएं सबसे अधिक है, और उस सब का सूची बनाओ और एक एक करके उस समस्या का समाधान करना शुरू करो। तो पहला चरण का जो हमारे पास दरखास्त आया, तो इस राज्य में हमारे गरीबी की जो पीड़ा थी, उसमें सबसे अधिक जो हमको आवेदन मिला वो पेंशन को लेके हमारे पास, कोई विधवा पेंशन का, कोई विकलांग पेंशन का, कोई वृद्धा पेंशन का। और इस समस्या का समाधान किसी सरकार ने भी कभी नहीं निकालने का प्रयास किया। ना विधायक, ना सांसद के पास,
ना दिल्ली सरकार के पास, ना राज्य सरकार के पास। पहले तो डबल इंजन की भी सरकार थी, लेकिन कभी इन लोगों ने इस राज्य के गरीबों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। तो हमने भी इस बात को सोचा कि इस काम को कैसे किया जाए। हमने जब इसका आंकड़ा निकाला तो बहुत पहले तो हमको जानकारी थी, क्योंकि हम भी गांव घूमते थे, हमारे पास भी समस्याएं आती थी, लेकिन समाधान तो हम तब करेंगे ना जब हम सरकार में होते। हमने ये वादा किया था और इस अनुरूप हमने इस राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का सर्वजन पेंशन योजना को हम लोगों ने लागू किया। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग हमारा गांव में पेंशन के लिए नहीं भटक रहा है। पहले दलालों को कितना पैसा खिला चुका पता नहीं, बेचारा 1000 पेंशन के लिए 5-5 हजार रुपया का घूस खिला चुका था। आज वो बिचौलियों की जरूरत नहीं है। कोई वृद्ध व्यक्ति पदाधिकारी के पास अपना आवेदन देगा और 60 साल का वृद्ध होगा, अगर उसका पेंशन नहीं बनेगा तो पदाधिकारी वहीं सस्पेंड हो जाएगा। महिलाओं के साथ भी वही हाल। 40 साल की विधवा महिला होगी तब उसको पेंशन मिलेगा। अरे वाह, ये क्या मजाक है। विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कब क्या घटना किसके साथ हो जाए, हो सकता है विधवा ना हो, किसी कारण से, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई मजदूरी करते मर गया बेचारा। वो महिला अकेले जीवन कैसे काटती होगी वो हमें भी पता है, आप सबको पता है। तो हमने ये कानून बनाया, इस राज्य में 18 साल के बाद जो भी महिला विधवा होगी सबको पेंशन देंगे। आज कोई राज्य में बिना पेंशन की महिला नहीं है। विकलांग का भी वही हालत। सरकार ने उस पर भी एक कैप लगा दिया था, इससे अधिक लोगों को विकलांग पेंशन नहीं देंगे, इतना से अधिक लोगों को विधवा पेंशन नहीं देंगे, वृद्धा पेंशन नहीं देंगे। लेकिन इस राज्य के गरीबी के बारे में तो कभी इन लोगों ने कोई आंकड़े नहीं बनाए, ना कभी इस पर कोई चिंता की कि इसका कैसे सामाजिक सुरक्षा किया जाए। तो विकलांग को भी वही 20 साल 40 साल के बाद पेंशन मिलता था। अब राज्य में किसी भी घर में कोई भी बच्चा विकलांग पैदा होगा तो पैदा होने के 5 साल के बाद से ही उस बच्चे को पेंशन मिलेगा। यह भी हम आपके लिए कानून बना दें। हर मनुष्य की एक न्यूनतम जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले की सरकारों ने इस राज्य के गरीब गुरुआ का लगभग 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। और नतीजा ये हुआ कि 2019 के पहले इस राज्य में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मरा है। और इन्हीं क्षेत्रों में, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा क्षेत्रों में कई घटनाएं घटी हैं, लोग भूख से मरे हैं। और सामान्य जीवन में और कोरोना जैसा महामारी में भी हमने एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया। तो आज सरकार ने उन 11 लाख लोगों का, जो लोगों का डिलीट किया गया था, उन लोगों के अतिरिक्त 20 लाख अलग से हरा राशन कार्ड बनाकर के गरीबों के बीच में बांटे। और तो और मकान को भी लेकर के बहुत हुज्जतें हुई। हम और विभागीय मंत्री दिल्ली का चक्कर लगाते रहे। केंद्र सरकार बोली 2022 तक सबको आवास दे देंगे।
लेकिन झारखंड में तो गरीबी इतना है, लगभग आधे से अधिक लोगों को आवाज देना पड़ेगा, ये हालत हो गई थी। हमारे यहां आज के दिन में भी 8 लाख से अधिक लोग जिनको आवास की आवश्यकता है, और आज उन्हीं गरीबों के बीच में कालाजार जैसे बीमारियां फैलती है, जिनके पास आवास नहीं है। कालाजार बीमारी अमीरों को नहीं होता है, गरीबों को होता है। और उन 8 लाख आवास के लिए भारत सरकार के पास हाथ जोड़ते रहे, और उन लोगों ने भी माना कि यहां पर गरीब लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें आवास आवंटन नहीं किया। अभी हम लोगों ने हाल में ही पहले यहां के लोगों की सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान हो, इसके लिए आबुआ आवास नाम से हम लोगों ने योजना प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। अभी आपके यहां शिविर कैंपों में भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आबुआ आवास का जो स्टॉल है उसमें सबसे अधिक भीड़ लगता है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अभी कई जगहों से हमें इसकी जानकारी मिली है, जरूरत पड़े एक नहीं आप 2 आवास का स्टॉल लगाएं और सभी का आवेदन लेकर के उसको हमारे तक पहुंचाने का काम करें। और ये आवास जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं, उससे बढ़िया 3 कमरे का आवास हम लोग सुसज्जित आवास बना करके देंगे, और उससे ज्यादा दाम का हम लोग का आवास भी होगा। आज गरीब गुरु वालों को देखिए, साल में 2 बार धोती साड़ी हम देते हैं कि नहीं? मिलता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है। धोती साड़ी मिलता है, सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, सभी महिलाओं को पेंशन मिलता है। महिलाओं का आवाज कम आ रहा है, पेंशन मिलता है। चलिए, लेकिन हमारे विपक्ष को क्या हो गया? ये लोग बोलता है कि हम लोग ढोंग रच रहा है, हम लोग गरीबों का कोई सुधि नहीं लेते हैं। हमको लगता है ये लोग शीशा का चश्मा नहीं, ये लोग टीना का चश्मा पहनता है बेमान सब, इसीलिए ये लोगों को कुछ नहीं दिखता है। जब मौका मिला था तो कुछ किया नहीं, लोगों को भूखा मरने पर छोड़ दिया। और जब हम लोग ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं तो पीछे पीछे हमारे कार्यों पर धूल ढकने का और षड्यंत्र रचने का काम में लगा हुआ है। खैर, ऐसे लोगों को कभी दिखेगा भी नहीं। जिस राज को राज से कोई लेना देना नहीं, यहां के मूलवासी आदिवासियों से कोई लेना देना ना हो, वो आदमी को इससे क्या मतलब है? राज किसके लिए हुआ है? इस राज के मूलवासी आदिवासियों के लिए। और आज कुछ हमारे मूलवासी आदिवासी भी उनके चंगुल में फंस करके कुछ नया उल्टा सीधा कहानी गढ़ने में लगे रहते हैं, और लोकल चेहरा दिखा करके उलूल जुलूल आपके दिमाग में जहर भरने का काम करता है। जब इधर उधर से नहीं सकता है, तब जाति धर्म का जहर डाल देता है। कौन आदिवासी है, कौन गैर आदिवासी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन क्रिश्चियन है, कौन गैर क्रिश्चियन है, दुनिया भर का। और ये सब विषय ऐसा विषय है जो घर में बैठा हुआ आदमी के दिमाग में भी हलचल पैदा कर दे। और ये लोग आग से खेलता है, और यही वजह है देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जहां सांप्रदायिक दंगा नहीं होता वहां इनका रोटी नहीं पकता है, लेकिन ये लोग हर हाल में सांप्रदायिक दंगे फैलाने में लगे रहते हैं। आज
उत्तराखंड में यही हमारे विपक्षों का सरकार है, जाके देखिए वहां 41 मजदूर आज भी एक टनल में फंसा हुआ है 15-20 दिन से। देश के वैज्ञानिकों ने, देश के ठेकेदारों ने, देश के इंजीनियरों ने उनको निकालने का जो प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। विदेशों से तकनीक और इंजीनियर को बुलाया जा रहा है, अभी भी सफलता नहीं मिली है। झारखंड के भी 14-15 लोग फंसे पड़े हैं। हमारे ऑफिसर अभी 15 दिन से वहां जाके बैठा हुआ है और रोज हर घंटे अब निकलेगा, 1 घंटे बाद निकलेगा, 2 घंटे के बाद निकलेगा। वहां पूजा पाठ चल रहा है उन लोग को निकालने के लिए। अरे काम करो ना भाई, काम करेगा तभी ना निकलेगा। घर बैठे रहो, कोई काम मत करो और पूजा करते रहो तो निकल जाएगा क्या? दुर्भाग्य इसलिए है कि वो मजदूर हैं, इसीलिए आज इतनी लापरवाही हो रही है। कोई बड़ा व्यापारी का बेटा फंसा होता तो इतना देर नहीं लगता, बड़ा राजनेता का बेटा होता तो आज इतना देर नहीं होता। आज चूंकि वो मजदूर है, वो मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्थिति है। इससे पहले भी उसी जिले में एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ, झारखंड के मजदूर भी मारे गए। उसके बावजूद भी वहां के मंदिर को दर्शन कराने के लिए पूरा उत्तराखंड के जंगल को चूहों के जैसा कुतर दिया, इधर छेदा कर दिया, उधर छेदा कर दिया, जबकि वहां का पहाड़ इतना कमजोर है। देश का, दुनिया का साइंटिस्ट बोलता है बिना प्लानिंग के कार्य योजना बनाने का नतीजा यही होता है। और आज देख लीजिए, दुनिया के सामने ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा है कि 15-20 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं, अभी तक मजदूर बाहर नहीं आए। अजीब हालत है। ये सरकार का कार्यशैली है। यही आप विश्वगुरु अपने आप को बोलते हैं। देश का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता और देश का ताकतवर पार्टी बोलते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। पूरा देश को इन लोगों ने जो बदहाल कर दिया है। आज देखिए महंगाई आसमान छू रहा है और यही महंगाई की वजह से लोग अलग अलग जगहों पर अधिक कमाने के लिए निकलता है। क्या करेगा बेचारा? दाल, चावल, आटा, किताब, कलम, सब चीज महंगा।